जुड़ चुके हैं हेमंत सर। मायावती की रणनीति की अगर बात करें तो मायावती की रणनीति को आप आज की तारीख में किस तरह से देखते हैं? खास तौर से जैसे पिछले कुछ दिनों से ऐसा हुआ कि मायावती अचानक से ये चर्चाएं होने लगी कि मायावती ने बोलना शुरू किया, लेकिन फिर मायावती बोलते बोलते पिछले कुछ एक हफ्ते से उन्होंने अपने ट्वीट में उपराष्ट्रपति के लिए अपना समर्थन जो है वो सामने धनखड़ जी के लिए दिया। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें तमाम ईडी के डर की, तो ईडी के डर पर तो एक ऐसा परसेप्शन बन गया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले अगर किसी को डर है तो जैसे मायावती को है। तो क्या यही वजह है कि 2024 की रणनीति उसकी वजह से मायावती अपनी बदलेगी? क्योंकि अगर ऐसा नहीं भी होता है तो मायावती किस तरफ जाती दिखाई देती है या खुद की मजबूती की तरफ जाएंगी? पहले तो माफी के साथ मैं ईडी को उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कोई बहुत विशद विषय नहीं मानता हूँ। हो सकता है कि अन्य राज्यों में इसका राजनीतिक उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग किसी के पक्ष में किसी के विरोध होता हो। अगर ईडी का डर होता तो मायावती से पहले क्या अखिलेश यादव की ईडी डर नहीं, मुलायम सिंह यादव की ईडी डर नहीं है, राम गोपाल यादव की ईडी डर नहीं है, सपा के कम से कम 25 नेताओं को ईडी का डर नहीं है, जिन्होंने 5 साल में अपनी संपत्ति 500 गुना बढ़ा ली, उनको ईडी का डर नहीं है। ऐसे हर किसी को ईडी का डर है, इसलिए यहाँ इस विषय को नहीं मानता। हो सकता है कि उनके डर का फलक बड़ा हो मायावती जी का, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट बताऊं जो मैं समझता हूं, जो मैंने अभी तक देखा है। 2024 में मैं अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की जो चुनावी चौसर है उसका कोई मेजर प्लेयर नहीं मानता हूं, बावजूद इसके कि अखिलेश यादव ने 2022 में बड़ी लड़ाई लड़ी। बड़ी लड़ाई मतलब लड़ाई बड़ी थी, जितना लड़ना चाहिए था और नहीं लड़ पाए अपनी कमियों से। उनका चुनावी प्रबंधन, उनकी राजनीतिक दृष्टि, उनका एक बड़े राजनेता के तौर पर जो सेल्फ ग्रूमिंग की अपेक्षा थी, इन सब में अखिलेश यादव फेल है। और सबसे बड़ी चीज, खाली आप तुलना करना चाहे तो ध्यान रखिएगा। लेकिन ये बात तो आप ही कहते थे ना कि वो अखिलेश यादव इस वक्त एक सुमो पहलवान से लड़ रहे हैं, तो जी, बड़े दमखम की पार्टी के साथ। आज भी कहता हूं और आज भी मेरा कहना है, अखिलेश यादव ने 2022 में कायदे की लड़ाई लड़ी होती, सूझबूझ के साथ, एकदम कूल रह करके। जो राजनीति में प्रबंधन न्यूनतम आवश्यक होते हैं उनको परिपूर्ण करते हुए, सबको साथ लेकर के, एरोगेंस कम करके, सेल्फ डिसीजन ही सर्वोच्च है, इस धारणा से अलग हट करके, तो अखिलेश यादव 125 पर नहीं, अखिलेश यादव कम से कम 250 पे होते। मैं आज भी 40 से 45 सीटें गिना सकता हूं जहां थोड़े से प्रबंधन की आवश्यकता थी। आप पास हैंड्स थे, आप पास चेहरे थे, आपने इस्तेमाल नहीं किया, उनको घर बैठने मजबूर कर दिया, जो भी आपकी सोच रही हो। या फिर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि आप सब कुछ पार कर ले रहे हैं। मैं क्यों कहता हूँ, थोड़ा कठिन जुमला है, लेकिन वही बात है ना कि आप कुंजी से तैयारी करके एग्जाम टॉप नहीं कर सकते हैं, गारंटी नहीं होती कुंजी। कुंजी मतलब वो जो 25 पेज 50 पेज वाली आती है, इसमें कुछ सर्टेन क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है सर, आपको पूरा सिलेबस पढ़ना होता है। मैं उन्हीं पे आ रहा हूँ, मैं उन्हीं पे आ रहा हूँ। मायावती में बचा क्या है? मायावती ने एक तरीके से सरेंडर कर दिया है। मायावती ने सरेंडर कर दिया है। क्या आपको नहीं पता कि वेस्टर्न यूपी की कम से कम 30 ऐसी सीटें थी जहां मायावती ने अपरोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी की मदद की? तो भारतीय जनता पार्टी को उसकी अपनी ताकत का, अपनी रणनीति का, अपने एलाइज का, अपने हिडन एलाइज का सबका पता है। वो उस हिसाब से प्लान करती है, उस हिसाब से उसने प्लान किया था और उस हिसाब से उसकी प्लानिंग है। जैसे हॉकी का खेल हो, संतोष जी तो सारे खेलों को खूब समझते हैं और इन्होंने एक जमाने में चौथी दुनिया मुझसे स्पोर्ट्स की काफी आर्टिकल्स लिखवाए हैं। तो हॉकी का खेल होता है, हॉकी के खेल में जो प्लानिंग और एग्रेशन के साथ जो टीम खेलती है, वो पहले कोशिश करती है कि उसका जो अपोजिशन है उसके एक एक पोजीशन की फील्डर्स को कवर करे, कवर करके फिर आगे बढ़े, आगे इतना बढ़े कि अगले अपोजिशन की डी उसके काबू में आ जाए।
उसके बाद दनादन वो चाहे 80 में 76 गोल मारे, 75 मारे, 74 मारे, 73 मारे, तब मार सकती है। और भारतीय जनता पार्टी यही कर रही है। अखिलेश यादव के पास कौन से एलाइज बचे हैं या कौन से एलाइज उनसे जुड़ सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। नए एलाइज पैदा नहीं हो जाएंगे। वेस्टर्न यूपी में अकेले जयंत चौधरी बचते हैं। और मैं राजनीति में जयंत चौधरी के पिताजी का भी इतिहास है। और हो सकता है भारतीय जनता पार्टी तो बड़े बड़े गेम खेल देती है, जयंत चौधरी फाइनली रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये भी सोचने वाली बात है। ईस्टर्न यूपी में आप पास कोई नहीं रह गया, कोई नहीं रह गया। ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग न रह गए जिन्होंने कम से कम 27 से 29 सीटों पर चाहे 5 ही 10,000, 15,000, 20,000 वोट बढ़वाए हों, बढ़वाए, उसका फायदा उनको मिला। लेकिन वह अलायंस सस्टेन नहीं कर पाया। थोड़ा सा यहाँ भी दिल बढ़ाना चाहिए था अखिलेश यादव को। और आज वही क्या क्या उनके बारे में बोल रहे थे। मैं अखिलेश यादव को नहीं टिप्पणी कर रहा हूँ। मायावती पे चर्चा है तो जान लीजिएगा, मायावती ने अपने राजनीतिक जीवन के उतरने वाला जो काल होता है, ढलान का जो काल होता है, वहां सबसे बड़ा रिस्की एक उन्होंने अलायंस किया था। जिस अलायंस के बारे में बार बार कहता हूं, जो 2019 में हुआ, कि सपा बसपा का मिलना, मैं 10 साल तक कहता रहा कि सूरज का पश्चिम से निकलने जैसा होगा। लेकिन अखिलेश यादव को मैं दाद देता हूं कि उन्होंने इतनी धैर्य रखा, सब कुछ, कई बातें सुनी, तमाम बातें सुनी, उसके बावजूद उन्होंने एक ऐसा अलायंस क्रिएट किया जो अलायंस शायद उनके पिताजी भी नहीं कर सके बहुत वर्षों तक। न न उन्होंने शायद कोशिश की होगी तो भी नहीं कर सके। अखिलेश यादव ने उसको मैच्योर किया, लेकिन उस मैच्योरिटी का परिणाम क्या हुआ, उस पर स्टडी नहीं थी। स्टडी इस बात की नहीं थी कि ये जो दलित और यादवों के संघर्ष होते हैं ईस्टर्न यूपी से लेके वेस्टर्न यूपी तक, ये जमीन से जुड़े होते हैं, गांव गांव जुड़े होते हैं। और वो इनको इतनी जल्दी एक राय नहीं कर सकते हैं। दोनों की मन और मत, न तो मन मिला पाए न मत मिला पाए। मत मिले कहाँ, मत नहीं मिले। जी सर। दलितों सर, और मत की यादवों बात को आप कर रहे ट्रांसफर हैं नहीं ना, हुए। मत पर ही मत पर माफ कीजिएगा सर, थोड़ा सा बीच में टूकना पड़ रहा है। लेकिन मत की जो आप बात कर रहे हैं, हरिकेश जी के पास एक डिटेल एनालिसिस है इसका, और वो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे उसी डिटेल एनालिसिस के साथ, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी तस्वीरें हैं, जानकारी है जो ये बताती है कि मायावती की वजह से 2022 के चुनाव में किस तरह का क्या असर दिखाई दिया। हरिकेश जी, ओवर टू यू। हेमंत सर, तो मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि ये रिस्क जो आपने कहा अभी कि बड़ा रिस्की अलायंस था, वो किसके लिए रिस्की था सर? देखिए, सुनिश्चित रूप से लिए उसके लिए रिस्की था जिसको ज्यादा जरूरत थी, जो ज्यादा डेस्परेट था। डेस्परेट कौन था? डेस्परेट अखिलेश यादव। क्योंकि मैंने क्या शब्द इस्तेमाल किया कि कोई भी पॉलिटिकल पंडित, कोई भी समीक्षक, कोई जानकार, कोई ज्ञाता, कोई विद्वान, ये जून 1995 के बाद से 1919 2019 के पहले ये सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ये अलायंस होगा। उसका एक बहुत बड़ा कारण, इसको आज मैं समझा दूं। उसका कारण मुलायम सिंह थे। जब जब सपा बसपा की सरकार टूटने को आई मई 1995 में, तो काशीराम के पास एक संदेश भेजा मुलायम सिंह यादव ने, कहा कि ठीक है, आप मुख्यमंत्री अपना बना लो, हम सरकार में रहेंगे, हम सरकार नहीं टूटने देना चाहते। सरकार गिरी तो भारतीय जनता पार्टी इसका इसका अनावश्यक इस्तेमाल करेगी। और अल्टीमेटली हुआ, मुलायम सिंह यादव ने 2 नामों के ऑफर भेजे। कहा कि मायावती को मत बनाइए, क्योंकि उस वक्त जो मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, उसमें मायावती का दखल बहुत ज्यादा था। इतना ज्यादा था कि लगता था मुलायम सिंह यादव उनके गुलाम हो गए हैं, उनकी हर बात सुननी पड़ती थी, हर चीज में टोकती थी मायावती। उन्होंने कहा मायावती को छोड़ करके आप किसी को ना दीजिए। उन्होंने दीनानाथ भास्कर का नाम दिया, कहा आपके कोर मतलब कैडर के हैं, आंदोलन से जुड़े रहे, उनको बना दीजिए। और यह बात मायावती को ना वार गुजरी। उसके बाद जून में जो स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ, उसके बाद जो पंडित हुई सबने, उसके बाद ये कभी संभव नहीं था इस तरह के अलायंस शेप। मैं क्यों कहता हूँ, अखिलेश ने थोड़ी सी मेहनत की, अच्छा काम किया, मैं दाद देता हूँ, उन्होंने जोड़ा। लेकिन अब आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। जौनपुर सीट है, जौनपुर लोकसभा सीट है। जौनपुर लोकसभा सीट पर श्याम सिंह यादव कैंडिडेट बने बहुजन समाज पार्टी।
श्याम सिंह यादव एक जमाने में मुलायम सिंह यादव के बड़े बड़े बहुत ही ब्लू आइड बॉय हुआ करते थे, पीसीएस अफसर थे, आईएएस के टाइम। श्याम सिंह यादव को जौनपुर संसदीय क्षेत्र के 5 असेंबली सेगमेंट दलितों को वोट मिले। दलितों को वोट इसलिए मिले क्योंकि मायावती कैंडिडेट थे, बीएसपी कैंडिडेट थे, और यादवों के वोट क्योंकि सजातीय थे। यादव ने एक मुश्त वोट वहां नहीं दिया। किसको? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के खुद बड़े नामी कद्दावर कैंडिडेट जो वहां के बहुत बड़े वो माने जाते थे, उनको चूंकि टिकट नहीं मिलना था तो उनको भी लगाया गया। मतलब कि बहन जी के कैंडिडेट को यादवों का भी वोट मिला, दलितों को वोट मिला। सीट मायावती कोटे की थी, वो सीट निकल गई। लालगंज आइए, आजमगढ़ आइए, आजमगढ़ सीट पर अखिलेश यादव स्वयं चुनाव लड़ रहे थे, और आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र के कम से कम 3 ऐसे असेंबली सेगमेंट हैं जो दलित बहुल हैं, वहां अखिलेश यादव को कम वोट मिले अपेक्षा। ये मैं तो खाली पूर्वांचल का एक उदाहरण दे रहा हूं। मतलब वोटों का जो ट्रांसफर सोचा गया था कि 23% इनके, 27% इनके, 49% हम पहुंच जा रहे हैं, वो नहीं हुआ ना, क्योंकि उस पर पहले से कोई काम नहीं हुआ था। ये तुरंत का समझौता था। यही बात तो सिर्फ दलितों के लिए ही नहीं, यही बात तो 2022 के इलेक्शन में भी देखी गई ना, जो उनका पूरा का पूरा कुनबा था जो उन्होंने बनाया था, जयंत चौधरी को लेकर के, जाटों को लेकर के, मुस्लिम्स को लेकर के, राजभर को लेकर के, ये तो हर बार ही वही गड़बड़ हो रहा है ना। अखिलेश यादव को इसलिए मैं पूछा कि अखिलेश यादव ने एक गलती की, चलिए 2019 में की, जब फिर से वो अलायंस किए 2022 के लिए, उस अलायंस में भी वही खामियाजा, सेम रिजल्ट, वही प्रॉब्लम। जबकि अनुमान ये लग रहा था सर कि 298 सीट ऐसी बन रही थी इस गठबंधन से जो 2022 की है। मैं बहुत क्लियर चल रहा हूँ, 2022 में वही गठबंधन था जो भारतीय जनता पार्टी को 298 सीटों पे बढ़त दिलाया था, और वो गठबंधन के साथ आके कुछ नहीं कर पाया। मित्र, अंक गणित, बीज गणित और व्यवहार गणित में बड़ा फर्क होता है, और खासतौर से व्यवहार गणित अगर सियासत की हो तो बड़ी बेतुकी होती है। क्या आपको नहीं पता? मैं बताता हूं, आपको जरूर पता होगा, और संतोष जी को 100% पता होगा कि कम से कम 35 से 40 सीटें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फेज की ऐसी थी जहां बीएसपी को ट्रांसफर हुए, जहां बीएसपी को बीजेपी को मिले, जहां सुनिश्चित जीत थी। अखिलेश यादव ने जो ताना बाना बुना था, जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, जहां माना जाता था कि मुस्लिमों को मुफ्त वोट मिल गया तो जो उम्मीदवार की जाति है उससे वो पार कर जाएंगे, वही सब अखिलेश ने गिना था, उनके प्रणीत कारण वही सब गिना था। वो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? जहां बीएसपी कमजोर जा रही थी उसने खुल करके मैसेज दिया कि भाजपा को जिताओ, भाजपा को जिताओ। नकुड़ से लेकर के नकुड़ की सीट बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है, 4 बार से धर्म सिंह सैनी जीत रहे थे, और चारों बार से वो वहां के बहुत बड़े दिग्गज भारी भरकम नेता इमरान मसूद को हरा रहे थे, चारों बार से। इमरान मसूद को हर वर्ग का समझ, मुस्लिमों का तो होता ही है, हर वर्ग का होता है। यही समझ करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी। इस बार तो मामला गड़बड़ हो रहा है, और इस बार चूंकि जयंत चौधरी से अलायंस हो रहा है तो हमारा मामला खराब हो जाएगा। भाजपा छोड़ दी कैबिनेट मंत्री से, फिर कैबिनेट मंत्री होते, वहां एक क्वेश्चन उल्टा हो गया। वहां क्वेश्चन इसलिए उल्टा हो गया, ठीक कह रहा है, मैं बता रहा हूँ। पहले सुन लीजिए, 1 मिनट में समाप्त कर दूं। वहां क्या हुआ? वहां दलित जी लोगों ने कमल जी को वोट कर दिया। दलित जी वोटों ने कमल जी को वोट कर दिया, और जो पिछली बार कमल जी जीत गए थे और इस बार साइकिल पे थे, वो पैदल हो गए। 400, 450, 500 कुछ वोट से हार गए चुनाव। धर्म सिंह सैनी कद्दावर नेता हैं, वेस्टर्न यूपी के, सैनी समाज से आते हैं। हालांकि ये बात भी सही है, वेस्टर्न यूपी आप देखें तो जितना भी दिमाग लगाया, लेकिन जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनमें कितने टिकट दिए? ओम प्रकाश राजभर। सवाल यही तो होता है, बताएं अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी कोई नेता बता दे कि उस इलाके